गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का पाठ 6 केंद्र सरकार। कल मैंने आपको सारणी के माध्यम से सरकार के अंग समझाए थे। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसमें से आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका को। खोल लो किताब आप लोग भी। व्यवस्थापिका सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है और भारतीय राज्य में व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तर पर हुआ है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। जो संघीय व्यवस्थापिका हम अभी पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्थापिका अगले पाठ में है। और संघीय व्यवस्थापिका को हम संसद भी कहते हैं, विधायिका भी कहते हैं। तो याद रखोगे, व्यवस्थापिका, संसद, विधायिका एक ही बात है। और विधायिका के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक हमारे संविधान में व्यवस्थापिका का उल्लेख है। ठीक है। और संविधान अनुच्छेद में ही ये 79, संविधान के अनुच्छेद 79 में ही ये कहा गया है कि भारतीय भारतीय संघ कहा गया है। संघ किसका? राज्यों का संघ। हमारे संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है। इसलिए कई बार देश की जगह राज्य शब्द का प्रयोग भी कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 79 में ये व्यवस्था की गई है कि भारत संघ की, जो किसका संघ है? राज्यों का, कि एक संसद होगी और जिसका निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। इसके 3 अंग होंगे और 2 सदन होंगे। सदन है लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर क्या कहेंगे? संसद। तो अब पहला देखो, इसमें आज हम पढ़ेंगे लोकसभा की रचना या संगठन। बेटा वैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये पाठ जो है आपके 7 अंक का है। ठीक है। कितने अंक का है ये पाठ? 7 अंक का। और अभी तक जो ब्लूप्रिंट था उसमें 7 अंक का एक ही प्रश्न आ रहा था इस पाठ से। ठीक है। 7 अंक का एक ही प्रश्न है, निबंधात्मक। तो अपन को उसी तरह तैयारी करनी है। तो अब है आज का टॉपिक हमारा लोकसभा की रचना या संगठन। जो हमारे संसद का ही एक अंग है और सदन भी है लोकसभा। तो लोकसभा की रचना कैसे होती है, लोकसभा का संगठन कैसे होता है, ये देखो। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लो इस पे। प्रथम सदन है, निम्न सदन है और लोकप्रिय सदन है। लोकसभा संसद का प्रथम सदन है, निम्न सदन है और लोकप्रिय सदन है। ठीक है। क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको जो है लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे इसको कि लोकसभा जो है प्रथम सदन है, निम्न सदन है और लोकप्रिय सदन है। आपसे पूछे कि लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो क्या कहोगे? लोकसभा। और क्यों है? क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना पक्का कि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब देखो, आप इसका पहला पॉइंट है आपके सदस्य संख्या। अब आप पहले तो इसके पॉइंट याद करोगे बेटा। 7 नंबर का प्रश्न बनेगा पूरा। और लोकसभा का गठन हमारे संविधान के अनुच्छेद, यहाँ लिख लो आप, अनुच्छेद 81 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 81 में। 79 से शुरू हो रही है ना लोकसभा। तो लोकसभा का गठन संविधान में कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 81 में। तो आप यहीं पे लिख लो अनुच्छेद 81। अब पहले तो आप इसके पॉइंट याद करना। लोकसभा के गठन में सबसे पहला पॉइंट है सदस्य संख्या। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका निर्वाचन। तीसरा पॉइंट है इसका सदस्यों के लिए योग्यता। चौथा कार्यकाल, 5वां अधिवेशन और छठा है लोकसभा के पदाधिकारी। तो बेटा एक बार आप सुन लो, आपको अच्छे से याद करना है इनका वर्णन। ये 7 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपके। तो देखो, पहले तो आप यही लिख दो
ये प्रश्न होगा कि लोकसभा की रचना या गठन को समझिए। तो लोकसभा के गठन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो सदस्य संख्या निश्चित की जाती है कि भारत की जो लोकसभा है उसमें कितने सदस्य होंगे। ठीक है, फिर सदस्य संख्या तय करने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया तय की जाती है कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे होगा, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा या अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा, या कौन चुनेगा, क्या होगा, ये निर्वाचन तय किया जाता है। फिर तय की जाती है लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले सदस्य की योग्यता कि कौन सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब चुनाव लड़ लिया, जीत लिया, तो उसके बाद तय होता है कार्यकाल कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल भी हो गया, बन गई लोकसभा। फिर होता है अधिवेशन कि लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन जो है चलाएगा लोकसभा को। और उसके बाद होते हैं लोकसभा के पदाधिकारी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं जो लोकसभा सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो देखो लोकसभा के सदस्य संख्या, सबसे पहले तो सदस्य संख्या ही निश्चित होगी। सदस्य संख्या हमारे भारतीय मूल संविधान में 500 तय की गई थी। ठीक है, मूल संविधान में जब लिखा गया है ना हमारा संविधान, उस समय जो है 500 थी, लेकिन समय समय पर जो है इसमें बदलाव हुआ और गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा ये निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 552। तो आप तो इसका वर्णन लिखोगे तो ये लिखोगे कि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर बदलाव हुआ और वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। जो भी मैंने बोला यही लिखोगे आप। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम जब 552 हो सकती है, सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552। इनमें से 530 तो चुनकर आएंगे राज्यों से, जो भारत के राज्य हैं 28 राज्य, वहाँ से, प्लस 20 सदस्य चुनकर आएंगे आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, और प्लस दो सदस्य होंगे आंग्ल भारतीय। जब उनको जो है अंग्रेज है ना, जैसे यहाँ पर जिनको यहाँ की नागरिकता प्राप्त है अंग्रेजों को, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला लोकसभा में अगर कोई नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। ये चुनते नहीं है, राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। तो 530 राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे 550, और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। इस प्रकार जो है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 552 नहीं है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545। ठीक है, वर्तमान लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ये देखो आप, अब 545 में से आपके 530 तो राज्यों से हैं, 530 जो होने चाहिए उतने ही है राज्यों से, प्लस 13 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, और प्लस 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। इस प्रकार वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545। आया समझ में आपके, 530 और 13, ये 13 और 2 15, और 530 45 हो गए। ठीक है, हो कितने सकते हैं, 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान लोग अधिकतम सदस्य संख्या पूछे तो 552। ठीक है, आप एक छोटी चीज़ें भी याद रखोगे, पैटर्न चेंज भी हो सकता है बेटा आपके ब्लूप्रिंट। तो अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, उसमें इस प्रकार होंगे, और वर्तमान में है कितने, 545। उसमें इस प्रकार है कि 530 राज्यों से हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब इसमें भी लफड़ा है कि 545 सदस्य वर्तमान में, तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं, निर्वाचित है 543। क्यों, क्योंकि 2 तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है, ये 2 तो है ना राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो निर्वाचित यानी जनता द्वारा चुने हुए कितने हैं, 543। ठीक है, आई सदस्य संख्या समझ में आपके। सीधी सी बात है कि हमारे मूल संविधान में 500 लोकसभा की सदस्य संख्या 500 तय की गई थी, लेकिन समय समय पर वृद्धि हुई और वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। और उनमें से मैंने आपको ये बता ही दिया कौन कौन हो सकती है। आप भी यहाँ पर लिख लो, आप भी ये चीज़ें यहाँ पर लिख लो जो मैंने बताई। और
552 हो सकती है, लेकिन जो है वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। ठीक है, उनमें से 543 निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा और 2 आंग्ल भारतीय जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, ये सदस्य संख्या हो गई। अभी जो मैंने आंकड़े आपको यहाँ बताए 552 के, 545 के और निर्वाचित सदस्य संख्या बताई थी 543, 2 को आप ध्यान रखोगे वो मनोनीत होते हैं। ठीक है, वो मंत्री पद पर वहाँ तक भी नहीं जाते हैं मनोनीत सदस्य। और थोड़ा सा आप यहाँ पे लोकसभा में यहाँ लिख लो आपके नीचे ही कि वर्तमान जो लोकसभा है, वर्तमान लोकसभा हमारी वर्तमान में जो चल रही है, केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। प्रधानमंत्री जो है सत्ता पक्ष के नेता है, और प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वर्तमान लोकसभा 70वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है? 70वीं लोकसभा। और ये बनी थी हमारे मई 2019 में। मई में चुनाव हुए थे और इसका गठन हो गया था, जून से शुरू हो गई थी। मई 2019 में जो है कौन सी लोकसभा बनी? 70वीं लोकसभा। ठीक है, और 70वीं लोकसभा में सरकार किसकी है? बीजेपी की। और बीजेपी का बहुमत है 303 सीटें। बीजेपी की कितनी सीटें आई है इस बार 70वीं लोकसभा में? 303 सीटें। हमारे यहाँ बहुमत दल की सरकार बनती है, तो यहाँ लिख लो आप 70वीं लोकसभा गठित हुई मई 2019 में। और किसकी सरकार बनी है? बीजेपी की। बीजेपी की कितनी सीटें आई है? 303। ठीक है, बहुमत हमारे होता है, जैसे 543 सीटों पर चुनाव होता है ना, तो 543 का आधा कितना होता है? जैसे 272 मान लो आप, तो 273 सीटें ये जो है बहुमत के लिए चाहिए। 272-73 सीटें चाहिए। ठीक है, 272 है, क्या होता है ये? 2 2 4 और 7 7 जो 15 के 5, 271 ही होगा बेटा, 271 ही है ना। तो 272 या 73 सीटें आते ही जो है बहुमत हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो कितनी है ये? 303 सीटें बीजेपी के। वर्तमान में केंद्र में यानी लोकसभा में बीजेपी का शासन है, ये लिख लिया। और 70वीं लोकसभा 2019 में बनी, बीजेपी की सरकार, 303 सीटें। और एक और लिख लो, वर्तमान लोकसभा में 78 महिला सांसद है। 78 जो आज तक की सबसे अधिक महिलाएं जो है लोकसभा में चुनकर गई है। ये अपनी जानकारी की बात है, लिखना नहीं है कहीं पे भी, ध्यान रखने वाली बात है। लिखना अभी जो मैंने बोला वही है। ठीक है, अब देखो आगे सदस्य संख्या तय हो गई। सदस्य संख्या में जो मैंने बोला ना वही लिखना आपको। निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होते हैं। देश के वयस्क मतदाता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा देश सदस्यों का निर्वाचन करते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय होता है। ये ध्यान रखोगे आप। देखो पढ़ लो, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार मतदाता किसको कहेंगे? भारत का 18 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना जाता है, जो प्रत्यक्ष मतदान करके लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन करता है। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय होता है, ये समझो आप। प्रत्येक जो है लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? एकल सदस्य होते हैं। कैसे? जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 25। 33 जिले हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर होती है, तो 25 सीटें हैं लोकसभा की। अब राजस्थान में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 25। तो हमारा जयपुर जिला जो है इसके 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ये देखो, 2, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी। हम जयपुर ग्रामीण में आते हैं बेटा। किस में आते हैं हम? जो हमारा जोटवाड़ा पंचायत समिति है, जयपुर ग्रामीण में। तो अब जैसे जयपुर ग्रामीण में क्या होगा? सदस्य तो बहुत सारे खड़े होंगे। जैसे मई में चुनाव हुए तो सदस्य तो प्रत्येक दल के, हमारे यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था भी है, और किसी दल से टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार एक क्षेत्र से खड़े होते हैं। जैसे हमारा जो है लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण है, वहाँ से जो है मान लो 15-17 सदस्य खड़े हुए थे, चाहे कितने भी हो सकते हैं, 15, 20, 17 कितने भी हो जाए। ठीक है,
अब क्या होगा कि जो जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र की जो जनता है यानी वयस्क मतदाता है वो जो है उन 17 सदस्यों के लिए मतदान करेंगे। अब उन 17 में से जिसको सबसे अधिक मत मिलेंगे, बहुमत, बहुमत का मतलब अधिक मत मिलेंगे, वो ही लोकसभा का सदस्य होगा, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा। तो हो गया ना एकल सदस्य। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र कैसे होते हैं? एकल सदस्यीय, यानी जीत कर तो चाहे खड़े चाहे कितने हो जाओ लेकिन जीत कर एक सदस्य आएगा। ठीक, तो इस प्रकार निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष मतदान रूप से जो है वयस्क मतदाता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं और प्रत्येक लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य होते हैं। तो हमारा जयपुर ग्रामीण है लोकसभा क्षेत्र, उसका एमपी कौन है अभी वर्तमान में? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, याद रखोगे आप। हमारा एमपी कौन है? एमपी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है जो बीजेपी का है। और जयपुर शहर है उसमें जो है रामचंद्र बोहरा ऐसे ही है। ठीक है, आप इसका याद रखना। अपना एमपी कौन है लोकसभा सदस्य? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो आ गया समझ में आपके एकल सदस्य कैसे हैं कि एक क्षेत्र से, जैसे वैसे 25 क्षेत्र है राजस्थान से, तो 25 क्षेत्रों में खड़े तो कितने ही हुए हैं? हजारों हो गए होंगे, लेकिन अब उनमें से जीत कर तो सिर्फ कितने आएंगे? 25 ही। 25 क्षेत्रों में 25 ही सदस्य जो है लोकसभा में जाएंगे राजस्थान से, क्योंकि क्षेत्र लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य है, जीत कर एक ही आएगा। और कौन जीतेगा? जिसको अधिक मत मिलेंगे, जिसका बहुमत होगा। ठीक, अब है सदस्यों के लिए योग्यताएं कि कौन सदस्य लोकसभा के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। उसके लिए पहली शर्त है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, और तीसरा है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हो, चौथा है वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। सिंपल शर्तें हैं, 9th क्लास में भी थी, आप याद रखोगे। ठीक है, सीधी बात, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी सरकारी पद पर ना हो, और वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ये योग्यताएं हो गई। अगला है कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है हमारे संविधान में। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व यानी 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। हमारी लोकसभा 9 बार समय से पूर्व भंग हो चुकी है। ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार कि जो है मान लो बहुमत सही ढंग से आता नहीं है, पूरा बहुमत नहीं आता है, सरकार बनती नहीं है, तो ऐसे में लोकसभा ये जो सरकार गिर जाती है और ऐसे अस्थिरता हो जाती है शासन में। तब प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर देता है। अब आपको यहाँ ये भी याद रखनी है छोटी बात कि लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श? परामर्श यानी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। राष्ट्रपति सारे काम प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ठीक है, ये हो गया कार्यकाल। आप अपने शब्दों में लिखना इन सबको समझ के। अब अगला है अधिवेशन। लोकसभा का अधिवेशन जो सत्र चलता है वो। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ये ध्यान रखोगे आप। बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं, बंद भी वही करता है, घोषणा करता है, किए जाते हैं। और इस संबंध में केवल ये नियम है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की जो अधिवेशन होते हैं, बैठक होती है, उसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी साल में 2 बैठक होना आवश्यक है। और बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो कितने अधिवेशन होने जरूरी है साल में? 2। अब अगला पॉइंट आएगा आपके लोकसभा के पदाधिकारी। तो लोकसभा के पदाधिकारी है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अब देखो क्या होता है, जैसे 543 सीटें हैं पूरे देश में लोकसभा की, 543 सीटों पर ही एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण कितने सदस्य जीत कर आ गए? 543 सदस्य निर्वाचित हो गए। अब ये 543 सदस्य तो सभी पार्टियों के होंगे। जैसे अभी हमारा मई में 2019 में 2019 मई में जो लोकसभा बनी, उसमें जो है 542 पर हुए थे चुनाव, किसी कारणवश एक पर नहीं हो पाए। लेकिन अपन यही मानेंगे कि 543 पर चुनाव होता है। तो अब इनमें से जैसे आपके 271 आ रही है,
है ना, 543 में। तो जैसे 572 सीटें आ गई तो वो बहुमत हो गया। अब उसमें क्या होता है कि 543 में तो सभी होंगे। अब मान लो 272 सीटें बीजेपी की किसी एक दल की आ गई तो सरकार कोई किसकी बनेगी, उसी की बनेगी फिर सरकार। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बहुमत जिसका आएगा, और 543 में तो सभी होंगे सदस्य, ये सभी 543 MP होंगे, यानी लोकसभा के सदस्य होंगे। अब अध्यक्ष जो बनेगा वो बहुमत दल में से बनेगा। जिसकी लोकसभा का गठन होगा ना, जिस दल की लोकसभा बनेगी, सरकार बनेगी, बहुमत होगा, उसी का कौन होगा, अध्यक्ष होगा। और वो सदस्य अपने में से ही, लोकसभा सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करेंगे, ठीक है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, लिख लो। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। हमारे राजस्थान से ये है, कोटा से सांसद है ओम बिरला, ठीक है। उपाध्यक्ष के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। वीरेंद्र कुमार खटीक को जो है घोषित किया जाना तय हुआ है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखो, उपाध्यक्ष के लिए वैसे तो परंपरा है कि जो 543 सदस्य में अलग और पार्टियों के हैं ना, उनमें से बनाया जाएगा, बीजेपी में से नहीं बनेगा। लेकिन जो है कई बार अपने दल वालों के साथ भी बन जाता है, कांग्रेस का भी बन जाता है, अभी नहीं है। देखो, लोकसभा के पदाधिकारी, संविधान के अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कहाँ है, अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से जो 543 सदस्य चुन के आए, अब जिसका बहुमत आया वो, ठीक है, अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। तो अध्यक्ष तो सत्ताधारी दल का ही होगा, और उपाध्यक्ष जो है विरोधी दल का भी हो सकता है, या अन्य पार्टियां जो सत्ताधारी दल में मिलती है उनका भी हो सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, और वो जो है उसको पद से हटा भी सकते हैं, वो अपना अध्यक्ष बदल भी सकते हैं। परंतु इस प्रकार का प्रस्ताव कोई लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना दी गई हो। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा भत्ते प्राप्त होंगे। आपको ये नहीं लिखना, आप तो बेटा यहाँ तक ही लिखना, अपने में से ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है चुनाव करते हैं, और वो उनको हटा भी सकते हैं, यहाँ तक ही लिख देना आप, ठीक है। हटाया जा सकता है यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया आपके, ये लोकसभा का गठन हो गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते ही क्या हो जाता है, लोकसभा बन गई, बनकर तैयार हो गई। अब है अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके कार्य क्या है और शक्तियाँ क्या है। जैसे ओम बिरला है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, तो देखो, भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वे ही अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटिश लोक सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ पर भी 2 सदन है, उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स है एक सदन, उसके अध्यक्ष को जो प्राप्त है, क्योंकि ब्रिटिश के तर्ज पे ही हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। अब देखो, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या है। पहला, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है, यहाँ तक ही लिख दो आप। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। पूरा ही लिख दो या इतना भी लिख सकते हो। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। जब लोकसभा की बैठक होती है तो कौन से विषय पर कितने समय तक चर्चा होगी, ये समय तय करता है लोकसभा अध्यक्ष। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियों के सभापतियों को वही नियुक्त करता है, और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। देखो, प्रवर समितियां होती है कि किसी विधेयक पर जो है विचार विमर्श करने के लिए जो समिति बनाई जाती है, उसको भी जो है वो उनके सभापतियों को वही नियुक्त करता है। जो किसी विधेयक पर विचार विमर्श के लिए समिति बनती है ना, उसको कहते हैं परिवर समिति।
अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये चीज़ आप याद रखोगे कि लोकसभा अध्यक्ष ही ये निर्णय करेगा कि जो विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है वो धन विधेयक है या नहीं है। और धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और ये तय भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही। इसको आप याद रखोगे ढंग से। अगला देखो कार्य, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है। ये भी उसका मुख्य कार्य है। अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करना भी उसका मुख्य कार्य है। संसद और राष्ट्रपति के बीच जो पत्र व्यवहार होता है वो उसके द्वारा ही होता है। वो संसद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है कि संसद में जो निर्णय लिए गए, जो भी बात गई, वो राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाता है? लोकसभा अध्यक्ष पहुंचाता है, पत्र व्यवहार करता है और राष्ट्रपति के निर्णय को वापस संसद में प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये हो गया आपके लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। वैसे अगर आपको लोकसभा का गठन पूछा जाए तो कार्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष पे ही गठन को समाप्त करो। ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य अलग प्रश्न बनता है। अब अगले वीडियो में हम राज्यसभा की संरचना और गठन देखेंगे, जो हमारी संसद का दूसरा सदन है और उच्च सदन है। ठीक है, ये लोकसभा के अध्यक्ष और कार्य का भी आपको करना ही है अलग हेडिंग डाल के, और लोकसभा का गठन आप समझ गए होंगे। काम करते रहना साथ के साथ। ठीक है।